तो आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का हमारा लेक्चर नंबर 10 शुरू होने जा रहा है और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस लेक्चर को समझने के लिए 9th लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि मैं जैसे हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से कवर करता हूँ, इस टॉपिक को मैं और भी ज़्यादा बारीकी से कवर करूँगा। हर छोटी सी छोटी बात को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, इसलिए ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको फ़िज़िक्स बहुत बारीकी से पढ़ना या छोटी छोटी बातों को ऐसा क्यों किए उसके पीछे का रीज़न जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको सिर्फ फ़िज़िक्स मैथमेटिकल ही फ़िज़िक्स पसंद है, तो आप ये लेक्चर यहीं पर स्किप कर दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, वरना आप ये कहेंगे फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया। तो चलो बढ़ते हैं मुद्दे पर। तो चलो देख लेते हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप, ये रेक्टेंगुलर शेप का लिए थे हम लोगों ने, याद है, और इस करंट कैरिंग लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये लूप जो है और ये लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना, आपको याद होगा। और वो जो टॉर्क होता है वो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स NIAB साइन थीटा। इतना टॉर्क इस करंट कैरिंग लूप पर अप्लाई होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो ये जो थीटा है यहाँ पर, ये थीटा किसके और किसके बीच में है, तो फील्ड की डायरेक्शन है, ये फील्ड की डायरेक्शन, और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मान लेते हमारी तरफ है ना। तो फील्ड और इस एरिया वेक्टर ए के बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, है ना, कुछ ऐसा आएगा ये, है ना। हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते एरिया वेक्टर को, इसलिए यहाँ बता दिया मैंने, हमारी तरफ है स्क्रीन से हमारी तरफ। तो ये एरिया वेक्टर और बी के बीच में कितने का है, 90 का। तो यहाँ से ये टी साइन थीटा हटा देंगे और NIAB, ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ध्यान में रखना इस बात को। हाँ, फिर हम लोगों ने ये जो NIA है इसकी जगह हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट V को लिया था और ये B, और ये टॉर्क जैसा का वैसा, है ना। अभी भी एंगल जो है 90 का ही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर साइन थीटा नहीं लिखा है। ओके, ये भी फिर मैक्सिमम टॉर्क हुआ, और अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये ऐसा होगा। तो ये जो म्यू है, ध्यान में रखना, इस म्यू की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है, ध्यान में रखना इस बात को। म्यू की जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर के अलोंग ही होती है। चलो ये तो सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, है ना। बस ध्यान में रखो टॉ इज इक्वल्स टू म्यू क्रॉस बी, या टॉ इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, है ना। और ये ध्यान में रखो कि थीटा जो है इन दिस केस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, उसी तरह इन दिस केस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन शॉर्ट हम इसे MCG भी कहते हैं। तो MCG के लिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, hence show that the current flow through it is directly proportional to the deflection। ये हमें आज शो करना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ये क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल देखने से पहले हम लोगों ने तो ये पढ़े ही नहीं है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि MCG ये काय के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखो, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, ये करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। काय के लिए इस्तेमाल करते हैं, करंट मेजर। लेकिन करंट तो हम एमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, और करंट ही नहीं बल्कि हम इससे 2 पॉइंट की बैटरी का पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं कि ये कितने वोल्ट की बैटरी है। लेकिन ये तो हम लोग वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। फिर तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में ये फ़र्क है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव डिवाइस है मतलब क्या? मतलब ये छोटा से छोटे करंट को भी मेजर कर सकता है। तो ध्यान में रखो, अगर ऐसा सवाल आता है कि व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी क्या है, तो आपने जवाब, तो आपका आंसर होगा कि एमसीजी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव है मतलब ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर सकता है, ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, इन ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स तक ये करंट को मेजर कर सकता है। तो समझ में आ गया आपका एमसीजी क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है। अब बढ़ते हम लोग मुद्दे पर और देखते हैं कि एमसीजी का प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल मैंने यहाँ लिख दिया एमसीजी का कि जब व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये एक n नंबर ऑफ टर्न्स का करंट कैरिंग कॉइल है, और इसे मैंने अगर से मैग्नेटिक फील्ड B में रखा, तब इसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा, है ना, अभी ऊपर पड़े, और वो टॉर्क इसके बराबर होगा NIAB साइन थीटा के बराबर होता है ना। और यही जो है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े, वही जो है एमसीजी का प्रिंसिपल है। यानी कि इसी बात पर कि जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इसी टॉर्क को लेकर अब हम क्या करने वाले हैं, करंट को मेजर करने वाले हैं। काय को मेजर करने वाले हैं? करंट को। काय की मदद से कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। और इस टॉर्क की मदद से हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं? क्या मेजर करने, बोलो? करंट मेजर करने वाले हैं। और वो भी कैसा? फ्यू माइक्रो एम्पियर्स का करंट मेजर करने वाले हैं अब हम। तो चलो अब देखते हैं हमारा हम कंस्ट्रक्शन, कि हम एमसीजी को बनाते किस तरह है। अब देखो, ये करंट कैरिंग लूप बोले तो ये तांबे का वायर है ना, करंट कैरिंग लूप बोले तो तांबे का वायर। तो अब मैं बार बार उसको करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बोलूँगा, वायर कहूँगा, ताकि आपको इजी लगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक तार को एक स्टील के फ्रेम पर, ये आपको दिख रहा फ्रेम, स्टील के फ्रेम पर ऐसा लपेट लेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स कर लेंगे स्टील के फ्रेम पर। अच्छा, क्यों लपेटे हमने इसके स्टील के फ्रेम के ऊपर इसको? तो इसके वजह, काय की वजह से, देखो आपको मालूम है टॉ इज इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा, है ना, वेयर A इज एरिया, इस कॉइल का एरिया, है ना। अब जितने भी टर्न्स है, अगर हम चाहते हैं सबके सब टर्न्स का एरिया एक जैसा ही हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का एरिया छोटा फिर इसका एरिया और बड़ा फिर इसका एरिया, है ना। तो यहाँ पर एरिया जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होगा, सबका एरिया अपना अलग अलग होगा। तो हमने एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए, काय को एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए सबसे पहले स्टील की फ्रेम पर या कोई भी कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर इसको क्या कर लिए, लपेट लिए तार को। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट लिख लिए। क्या? ये जो यहाँ पर पढ़े हम लोगों ने, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS बोलो या ABCD बोलो, जो भी हो, है ना, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर विंड वाउंड, मान इसको गूंदा गया, ऑन लाइट एल्यूमिनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम या स्टील का फ्रेम पर हम लोगों ने इसको क्या किया, गूंद लिया। अब देखो, अब हमने क्या की, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिए। क्यों लिए आगे बताता हूँ, हाँ, अभी सिर्फ ध्यान में रखो। हमने क्या लिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर की एक ऐसी सिलेंड्रिकल शेप की फ्रेम लिए, और ये जो हम लोगों ने बनाए थे ना ऊपर, इसको इसके ऊपर फिट कर दिए। कैसा फिट करे, ये ऐसा फिट कर दिए हम लोगों ने, और इस तरह फिट करे हम लोगों ने, ऐसा फिट कर, इस तरह फिट करे कि ये जो आयरन कोर है, आयरन कोर के ऊपर ये जो हमारी कॉइल है, ये आरामी से रोटेट हो जाए। समझ में आ गया आपको? ये जो कॉइल है हमारा, ये कॉइल इस आयरन कोर के ऊपर ऐसा या ऐसा आरामी से रोटेट हो जाए, इस तरह हम लोगों ने इसको फिट किया है। लिख लेते पॉइंट, ये लिख लिया हम लोगों ने पॉइंट। अ सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर इज माउंटेड इनसाइड द फ्रेम सच दैट द कॉइल कैन रोटेट अराउंड द कोर। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, कि इसकी क्या ज़रूरत थी सिलेंड्रिकल कोर की? आपको टॉर्क चाहिए ना, तो एक ये नॉर्थ मैग्नेट लेते और एक ये साउथ मैग्नेट लेते, और इसके बीच में ये डायरेक्ट इस फ्रेम को डायरेक्ट यहाँ ऐसा फिट कर देते, टॉर्क मिल जाता आपको।
तो फिर ये सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर क्यों इस्तेमाल की? तो इसका जवाब आपको मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा, दैट इज इस पॉइंट में। ये है अब हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखिए फिर से यहाँ एक सवाल उठता है, ये हम लोगों ने दो मैग्नेट दिए, दिख रहा है ये, एक ये नॉर्थ मैग्नेट और ये एक साउथ मैग्नेट। फिर से अब देखिए आप, ये ऐसे कर्व शेप के लिए हम लोगों ने हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको। इस नॉर्थ साइड को अगर आप देखेंगे तो ऐसा ऊपर दिखा, ये हॉर्सशू टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहा। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों लिए? अब चलो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कि ये मैग्नेट ऐसे शेप के क्यों लिए, इसके बीच में इस फ्रेम को क्यों, इसके, और दूसरा ये फ्रेम के बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिए। ठीक है, ये दो पॉइंट अब हमको समझना है। चलो अब एक एक समझते। अब देखिए हमारा जो खेल है कि टॉर्क जनरेट होना चाहिए, और टॉर्क से हम लोग क्या मेजर करना चाहते हैं? करंट मेजर करना चाहते हैं। अगर से टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क हमारा क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, मतलब हर पोजीशन पर ये चेंज हो रहा है, तो हमको करंट की जो वैल्यू है प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिलेगी करंट की। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये मान लो हमारा स्ट्रेट ऐसा नॉर्थ पोल है और ऐसा ही ये हमारा साउथ पोल है, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर को भी नहीं रखते, बस डायरेक्ट ये फ्रेम उठाते हैं और इस फ्रेम को हम लोग यहाँ ऐसी रख देते हैं, ये ऐसी फ्रेम रख दिए, है ना। इसका जो एरिया वेक्टर है वो मेरी तरफ है ना, आपको मालूम है इसका निशान एरिया, ये इसका मतलब क्या होता है? हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरली इससे डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ एरिया वेक्टर को इससे डिनोट किया। ओके हाँ, तो बी ये होगी बी की और ये होगी एरिया वेक्टर की, दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो टॉ इज इक्वल्स टू हुआ NIAB साइन थीटा। ए और बी के बीच में यहाँ कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। मतलब यहाँ जो इस पोजीशन पर टॉर्क कैसा है? मैक्सिमम। ये ऐसी चलेगा, टॉर्क लेंगे तो घूमेगा भी, घूमेगा अगर से ये, तो इसका एरिया वेक्टर भी चेंज होगा, है ना। बी भी चेंज हो रहा और एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा, साइन थीटा चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा थीटा चेंज? अगर एरिया वेक्टर बी के साथ चेंज होगा, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ बी की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एरिया वेक्टर कांस्टेंट नहीं है ना, वो चेंज होता रहेगा, तो कभी 30 आएगा, कभी 45 आएगा थीटा, है ना, कभी ऐसा भी आएगा 0 आएगा। तो थीटा कांस्टेंट नहीं है तो टॉर्क भी कांस्टेंट नहीं होगा, टॉर्क एक जैसा नहीं होगा, टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होगा, टॉर्क भी चेंज होगा। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि इस फ्रेम के साथ ये जो मैग्नेट है वो फील्ड अपनी यूनिफॉर्म रखे और थीटा की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहे, ताकि टॉर्क कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। कैसा करेंगे? अब देखो कैसा करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं? मैग्नेट की शेप को बदल देते हैं। मैग्नेट की शेप को हम ऐसी कर देते, ऐसी मैग्नेट की शेप को कर देते, है ना। ये ऐसा है ना, ये ऐसा, ये ऐसी मैग्नेट की शेप को कर दी हम लोगों ने, ये नॉर्थ कर दिए, इधर साउथ कर दिए, है ना। अब देखो ये जो लाइंस है ये ऐसी जाएगी, ये लाइन ऐसी जाएगी। अरे फिर मसला हो गया। क्या मसला हो गया? इसमें मसला ये हो गया कि लाइंस ऑफ फोर्स ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर अब क्या करेंगे? हमको यहाँ फील्ड चाहिए यूनिफॉर्म। हमारा टारगेट क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दूसरा टॉर्क एक जैसा चाहिए, टॉर्क हमको एक जैसा चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो, ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ सेटअप बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाते हैं हम लोग का सॉफ्ट आयरन कोर का। अब ध्यान में रखना, सॉफ्ट आयरन कोर है ना। सॉफ्ट आयरन कोर बोले तो ये सॉफ्ट आयरन कोर, और इस सॉफ्ट आयरन कोर को इसके बीच में ऐसा ऐसा लगा देते हैं। इसके बीच में सिलेंड्रिकल शेप है ना, इसके बीच में आ जाएगा। आप ये अभी ब्लैक पट्टियों को भूल जाओ, हाँ, ये ब्लैक पट्टियों को आप भूल जाओ, ये हमारा आगे का पॉइंट। ये सॉफ्ट आयरन कोर को ऐसा हम लोगों ने इसके अंदर फंसा दिए। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब हम इसको इस तरह बताते। अब देखो इस तरह हम लोगों ने बताया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में हमारा ये सेटअप, जिसके बीच में है सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है एक फ्रेम, और उस फ्रेम में लटके हुए हमारे नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। अब देखो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये हम मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जब इनको, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। काय में रखा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो ये भी खुद, ये जो मटेरियल है ये भी खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं,
है ना। अब देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ओके। अब इस फील्ड में हमने ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखे तो ये भी मैग्नेट बन गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है और इसकी भी फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेट बन गया तो इसकी भी फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ, स्ट्रांग होगी। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और देखो एक और बात, अगर से ये भी मैग्नेट बन गया है तो इसकी भी फील्ड होगी। तो ये है नॉर्थ सोल, नॉर्थ और साउथ एक्सटर्नल जो मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ, उसकी फील्ड। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि अब इस फील्ड में रखे रखे ये भी मैग्नेट बन गया है, इसकी भी फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो नॉर्थ एंड जो ये मैग्नेट की होगी, वही फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेट की भी होंगी, है ना। तो ये लिखा है गेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज होना मतलब वो मैग्नेट बन जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और वो बहुत ससेप्टिबल में तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है मालूम, कि इसके अंदर से भी लाइन्स ऑफ फोर्स या पास हो जाती है ना। लाइन्स विल पास थ्रू इट इजीली। हाई ससेप्टिबल होते हैं और हाई परमिएबल होते हैं। और ऐसे डिवाइस जो हाई परमिएबल, हाई ससेप्टिबल होते हैं, उनमें से क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन्स जो है पास हो जाती है। ये होगी एक बात। अब एक और क्वेश्चन अगर हमसे पूछा, अगर कि हमने यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखे, है ना, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, है ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखे हम लोगों ने। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखे, चलो अब इसका जवाब देखते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अभी हमारा ये है हमारा कॉइल, और ये है हमारा क्या, सॉफ्ट कोर, और ये है हमारा क्या, कॉइल। हाँ, अब देखो ये है हमारे कॉइल का प्लेन, दिख रहा है आपको कॉइल का प्लेन, ये है कॉइल का प्लेन। और नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हुई। याद रखना, मैं एरिया वेक्टर नहीं कह रहा हूँ, हाँ, प्लेन कह रहा हूँ, प्लेन, कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है भी, है क्या नहीं है। हाँ, दोनों एक दूसरे कैसे पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा और फील्ड ऐसा है और फील्ड ऐसी है ना। एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, फील्ड ऐसी है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा इस पोजीशन में, है। अब घूमते घूमते मान लो ये, अब घूमते घूमते टॉर्क लगा और यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी ये प्लेन के साथ पैरेलल है, एरिया वेक्टर इसका ऐसा होगा, एरिया वेक्टर इसका ऐसा होगा, और फील्ड है ऐसा। अभी भी ये कितने का है, 90 का ही है। एरिया वेक्टर और बी में यहाँ पर भी एंगल कितने का है, 90 का, यानी कि टॉ इज इक्वल्स टू होता है NIAB साइन थीटा, है ना। तो एरिया वेक्टर और बी में यहाँ पर भी 90 का ही है, तो टॉर्क यहाँ पर भी इस पोजीशन पर भी उतना ही रहेगा, और इस पोजीशन पर भी 90 का, तो इस पोजीशन पर भी टॉर्क उतना ही रहेगा। उसी तरह जब ये और घूमेगा और ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में देखो हमेशा एंगल 90 का ही रहेगा, यानी कि टॉर्क जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा यूनिफॉर्म। तो इनकेस अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग MCG, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो। तो हम लोग यहाँ आंसर लिख दिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कौन सी, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ MCG टू प्रोड्यूस अ कांस्टेंट टॉर्क। अभी हम लोगों ने देखी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट टॉर्क, क्योंकि हर एंगल पर A और B के बीच में कितने का एंगल रहेगा, 90 का ही रहेगा, एरिया वेक्टर और फील्ड में, है ना। इसका मतलब क्या, हेल्प्स टू मेंटेन द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0। और ये हमेशा कितना रहेगा, कितने का रहेगा, प्लेन के साथ, हाँ, प्लेन के साथ कितने का रहेगा, 0 के साथ, 0 का रहेगा। हाँ, ये देखो प्लेन है इसका, ये और फील्ड भी ये है, ये तो प्लेन के साथ अगर है तो प्लेन के साथ एंगल 0 है। एरिया वेक्टर है तो ये है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के साथ कितने का है, 90 का है। कंफ्यूज मत होना, प्लेन के साथ 0 का एंगल है, एरिया वेक्टर के साथ 90 का है। द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हेल्प टू मेंटेन द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज 0 इन ईच एंड एवरी ओरिएंट ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिख दिए, द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू कॉन्केव पोल्स, टू स्ट्रॉन्ग कॉन्केव पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। ये जो है ये रेडियल, ये जो है रोटेट हो सके, और स्ट्रॉन्ग कॉन्केव पोल्स की इस्तेमाल की, आपको बता दिया मैंने। अब चलो आगे का देखते हैं, अब हम लोग आगे के पॉइंट देखते। अब देखो हमारा पूरा सेटअप अभी कहाँ पर है, ये जो है ये सॉफ्ट कोर में है ये, है ना, और ये इसके पास यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ऐसा साउथ पोल है, ये पूरा सेटअप है। अब सिर्फ आप ये ऊपर का हिस्सा देखिए, स्प्रिंग के ये दोनों ऊपर के हिस्से, ये स्प्रिंग के दोनों ऊपर के हिस्से, सॉरी स्प्रिंग के बोल रहा हूँ मैं, कॉइल के जो ये हमारा जो ऐसा कॉइल है, ये ऐसा कॉइल है हमारा कुछ, ये ऐसा कॉइल है ना, ये कॉइल लपटे और ये इसका एक सिरा, ये दूसरा सिरा, तो इस सिरे पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रिंग बांध देंगे। उसी तरह इस सिरे पर हम लोग क्या कर देंगे, स्प्रिंग को फिक्स कर देंगे। दोनों साइड हमने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया। ये यहाँ पर देखो, आप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा, ये स्प्रिंग हम लोगों ने यहाँ पर भी लगा दी, हेलिकल शेप का स्प्रिंग है, और ये यहाँ पर भी लगा दी स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग से क्या होगा, देखो अब आपको पता है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से ये रोटेट होगा, है ना, ये रोटेट होगा। अब ये जैसा जैसा रोटेट होगा, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग में क्या लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, या रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। गलत लिखा मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी बल्कि रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, है ना। अब मान लो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो रोटेट हुआ है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटेट हुआ है, तब इस लूप पर जो टॉर्क लगा है, मान लो वो T1 लगा है। टॉर्क क्या है, T1, जो काय पे लगा, बोलो T1 टॉर्क काय पे लगा, इस लूप पे लगा, समझ में आया। तो बताओ इसके अंदर कितना टॉर्क पैदा होगा, इसके अंदर भी T1 ही टॉर्क पैदा होगा। ये घूमेगा, घूमकर रुक जाएगा, है ना, थोड़ा सा घुमा उसके बाद रुक गया। क्यों, क्योंकि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसलिए अभी बैलेंस हो गया, रुक गया, है ना। तो वही सिचुएशन बोल रहा हूँ मैं कि ये थोड़ा सा घुमा और थोड़ा सा घूमकर रुक गया। इसका मतलब इसका टॉर्क, ये स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क और इस लूप का टॉर्क एक जैसा हुआ, है ना। अब आप इस भी अंदर से करंट फ्लो जो हो रहा है वो बंद करा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा और वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा, जहाँ पर था वहाँ पर आ जाएगा। वापस से अपनी जगह कहाँ पर आए, ये रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से आया। क्या की वजह से आया, रिस्टोरिंग टॉर्क। इस रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग टॉर्शनल नहीं, काउंटर टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, काउंटर टॉर्क। क्या कहते हैं हम इसे, काउंटर टॉर्क भी कहते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर टॉर्क, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए लगाया गया टॉर्क और ये काउंटर टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो गए। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए लगाया गया टॉर्क कितना होता, अभी हम लोगों ने पढ़े, NAIB साइन थीटा। साइन थीटा है नहीं, क्योंकि हमको अभी हमने ऊपर देखे क्या हर वक्त वो थीटा कितना होता है, 90 होता है, और साइन 91 होता है। इसलिए अब हमको ये मालूम करना है टॉर्शनल या काउंटर टॉर्क कितना होता है, या रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा। चलो अब देख लो। अब इसे इस तरह समझो आप, अब आप इसे समझो। देखो मान लो हमने इसको रोटेट किया, इसको क्या किया हम लोगों ने, रोटेट किया। मान लो 1 डिग्री रोटेट किया। कितने डिग्री रोटेट किया, 1 डिग्री। तब इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हुआ स्प्रिंग के अंदर, मान लो वो K था। 2 डिग्री रोटेट करेंगे तो 2K होगा, 3 डिग्री रोटेट करेंगे तो 3K होगा, और इसको 5 डिग्री अगर रोटेट करें तो 5 डिग्री अगर रोटेट करें तो ये 5 डिग्री अगर रोटेट करें तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, 5K। समझ में आएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कहाँ है, ये है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। ये कितना हो गया हमारा, 5K, है ना। अब देखो क्या, गौर से सुनो। हमको क्या प्रूफ करना है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये I को यहाँ जैसा का वैसा, है ना। अब फाई और K, इन दोनों में से K कांस्टेंट है तो पहले K को लिख देता। अब यहाँ से N बचा, नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी कांस्टेंट है। A ये भी कांस्टेंट है, सबसे पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखे थे। और B मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये भी जो है कांस्टेंट है।
है ना, ये सबका सब क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। हमने लिख भी लिया है यहाँ पर इसकी वर्किंग में। अब जो जो पढ़े वो लिख भी लिया हम लोगों ने। द कॉइल रोटेट ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एज द करंट फ्लो थ्रू इट, है ना, करंट फ्लो होगा तो वो कॉइल रोटेट होगा, और वो रोटेट होगा तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, एन आई ए बी साइन थीटा। और आपको मालूम है साइन थीटा कितना होता है, 1 होता, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, हाउएवर द टॉर्क इज काउंटर बैलेंस, और ये टॉर्क किसके जरिए बैलेंस होगा, वो स्प्रिंग का टॉर्क जो लगेगा, जिसको हमने टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। ओके, हाँ, और ये दोनों फिर एक दूसरे के बारे में मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का टॉर्क जैसी काउंटर एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, है ना। और उस वक्त आई क्या होगा, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना, इसका मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई है, इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट देंगे, लार्जर द करंट इज लार्जर इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, बाकी सब हो गया है हमारे पॉइंट। मुझे मालूम है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा सा लेंदी भी हो गया है, लेकिन बस यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू।